Hello and welcome to Incredible Abhishek. So, we are continuing with our polity lecture series, and in this video, we are going to study the most important office of this country. आप कहीं से भी हैं, आप कोई भी हैं, बट आप ये तो जानते हैं कि इस देश की सबसे पावरफुल और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोजीशन है, जो पोस्ट है, जो ऑफिस है, वो है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। और उन्हीं प्राइम मिनिस्टर के चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में हमने बार बार बात करी है इस वर्ड की कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का पर्पस होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के सामने रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव है वो हेड किया जाता है सिंबॉलिक तरीके से, तो एक प्रेसिडेंट हो सकते हैं, मोनार्क हो सकते हैं, बट जो रियल पावर होती है वो एग्जिस्ट करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। सबसे पावरफुल इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो हेड होते हैं वो होते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। तो दिस ऑफिस, this particular office, this particular post is what that matters, right? तो आज हम देखेंगे कि क्या पावर्स हैं, क्या रोल्स हैं, कैसे चुने जाते हैं, और भी रिलेटेड बहुत डायमेंशंस हम देखेंगे अबाउट द पीएम ऑफ इंडिया, राइट? ये एक लिस्ट है ऑफ ऑल द पीएम्स हिस्टोरिकली अरेंज्ड लाइक दिस। सो ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर आपको कंपेयर करना भी है ना बिटवीन यूएस के प्रेसिडेंट एंड इंडियन किसी में, देन डू नॉट कंपेयर द यूएस प्रेसिडेंट विथ इंडियन प्रेसिडेंट, क्योंकि उनके नाम के अलावा कुछ भी सेम नहीं है। अगर आपको कंपेयर करने का इतना ही शौक है तो आप यूएस के प्रेसिडेंट का कंपैरिजन करें इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, बिकॉज बहुत हद तक इनकी पावर्स सिमिलर हैं, इनके पास इनॉर्मस पावर्स हैं, और बहुत एक्सपर्ट्स तो ऐसा भी मानते हैं दैट इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज इवन मोर पावरफुल देन द यूएस प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट। तो दिस इज द अथॉरिटी ऑफ दिस ऑफिस विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस क्लास। सो welcome. So, who is the Prime Minister? The Prime Minister is the real executive authority. ये लिखा है de facto executive, ये phrases होते हैं जो लैटिन phrases होते हैं, इस पे ध्यान नहीं देना, but is the real executive authority. मतलब जो executive है, executive के बारे में हमने president वाले क्लास में देखा था, who has the responsibility to implement the policies, implement the laws. इस एग्जीक्यूटिव के पास एक अथॉरिटी होनी बहुत जरूरी है, अथॉरिटी टू इंप्लीमेंट द लॉज, राइट? ये जो अथॉरिटी है ना, ये रियल अथॉरिटी किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। ही इज द हेड ऑफ दिस रियल अथॉरिटी इन रियल सेंस। ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मैं आपको ऐसे ही वैल्यू एडिशन कुछ बता देता हूं। एक पॉलिटिकल फिलोसफर हुए हेरोल्ड लास्की, ही वाज द टीचर गुरु ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल जवाहरलाल नेहरू जी। सो हेरोल्ड लास्की ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके बारे में एक बात कही थी दैट ही इज द पाइवट ऑफ द होल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। ही इज द पिवट। पिवट मतलब एक ऐसी चीज जो सब कुछ को पकड़ के रखता है, उसी पे सब कुछ बैलेंस्ड है। ठीक है, तो दैट इज द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एक बहुत मेरे अकॉर्डिंग तो नॉन सूटेबल फ्रेज यूज करते हैं हम अबाउट प्राइम मिनिस्टर, दैट इज प्राइमस इंटर पेरिस। हमने देखा ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं,
उनको हेड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। मतलब मान लो प्राइम मिनिस्टर यहाँ हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऐसे ऐसे हैं, किसी के पास डिफेंस है, किन्हीं के पास होम है, किन्हीं के पास फॉरेन अफेयर्स है, किन्हीं के पास फाइनेंस है, किन्हीं के पास एजुकेशन है, किन्हीं के पास हेल्थ है, किन्हीं के पास एग्रीकल्चर है। तो जो ये फ्रेज है ना प्राइमस इंटर पेरिस, ये आई गेस लॉर्ड मॉर्ली ने डिस्क्राइब किया था इस फ्रेज को, वो जानने की जरूरत नहीं है। जो प्राइमस इंटर पेरिस है, ये फ्रेज बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं ये फर्स्ट हैं, फर्स्ट अमंग हुम, मतलब किसमें फर्स्ट हैं, तो ही इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स। प्राइमस इंटर पेरिस मतलब फर्स्ट अमंग इक्वल्स। ये जो इक्वल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, ये सारे इक्वल हैं, बराबर हैं, एक बराबर हैं, और उन सब में से ये सबसे पहले आते हैं। लेकिन ये तो बहुत वीक अथॉरिटी बता रहा है मेरे अकॉर्डिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर की। ये तो बता रहा है कि ये हैं सबके बराबर ही, मतलब डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ये सारे हैं बराबर ही प्राइम मिनिस्टर के। बस यही है कि इनमें से सबसे आगे आते हैं ये। बट आज के प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में, प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिनेरियो में अक्रॉस द वर्ल्ड, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एट ऑल द प्राइमस इंटर पेरिस। रादर प्राइम मिनिस्टर is the sun around whom the other planets revolve. राइट? ये एक ऐसे सन है जिनके आसपास बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ये बाकी प्लैनेट्स मतलब क्या? ये बाकी मिनिस्टर्स। You do not compare the planets with the sun, right? You do not say that sun and planets are same. No, the intensity, the energy, the power is very different. तो similarly, the prime minister is the sun. उनके चारों तरफ, no doubt, these planets are equals and they move. ठीक है? तो this is the introduction about the authority of the prime minister. Fine. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये आर्टिकल्स कहते हैं, स्पेशली आर्टिकल 74 कहता है दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी एट द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यही बोलता है, मैं बताऊंगा ये क्या लिखा है, बताता हूं। ये बोलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड पे होंगे। किस चीज के लिए, क्यों होंगे? टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। देखो बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, समझो। आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर विल एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो इससे तो लग रहा है कि मेन तो इंसान प्रेसिडेंट है, ये तो बस हेल्प करने के लिए, एडवाइस देने के लिए है। और प्रेसिडेंट इन टर्न विल परफॉर्म द एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन इसका मतलब है कि ये जो एड एंड एडवाइस है ना, ये बाइंडिंग है, बाइंडिंग एडवाइस है। मतलब आप एड और एडवाइस के नाम पे उनको ऑर्डर दे रहे हो कि प्रेसिडेंट साहब हम आपको कह रहे हैं कि आप इन भाई साहब को अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया बना दीजिए। प्रेसिडेंट साहब को ये एडवाइस हम बोल के दे रहे हैं, लेकिन ये एडवाइस नहीं है, ये ऑर्डर एक तरीका, क्योंकि ये बाइंडिंग है। राइट? तो एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज परफॉर्म प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, लेकिन बैक एंड में जो परफॉर्म करता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स कहते हैं। आप इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करो। कभी कभी लगता है हम जब ये पढ़ रहे होते हैं तो टोन ऐसी होती है कि हमें लगता है कि ये तो बड़ी गलत बात है, हमने प्रेसिडेंट साहब को क्यों नहीं दिया पावर। आप एक चीज समझो, देखो हम डेमोक्रेसी हैं, डेमोक्रेसी में लोगों के पास पावर होती है। हमने एक टर्म समझा था ना, पॉपुलर सॉवरेनिटी। तो लोगों ने तो अपने वोट से, डायरेक्ट वोट से पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुना है एज एमपी। ऑफ कोर्स, अब जैसे कि नरेंद्र मोदी जी वाराणसी के एमपी हैं, तब जाकर के वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये जो वाराणसी के लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उन्होंने खुद से चुना है उनको, और इन सारे लीडर्स को रादर। तो डेमोक्रेसी में जिनको लोगों ने डायरेक्ट चुना है, क्या पावर उनके पास ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज कंपेयर टू समवन एल्स जिनको इनडायरेक्टली चुना जा रहा है? तो इसी वजह से दिस इज वेरी मच लाइक वैलिड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कि हाँ, दिस इज हाउ इट शुड बी एंड दिस इज हाउ इट इज।
तो पहला आर्टिकल कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिनको प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे ऑफ कोर्स, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, बट ये एड एंड एडवाइस बाइंडिंग है, ठीक है। आर्टिकल 75 कहता है, ये भी लगेगा आपको आर्टिकल पढ़ के कि देखो प्रेसिडेंट साहब सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत अच्छी बात है। अब लगेगा कि भाई प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। अपॉइंट जो इंसान कर रहा है, अपॉइंट करने वाला आदमी बड़ा हुआ, जो हो रहा है वो थोड़ी ना बड़ा हुआ, है ना। लेकिन यह ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है ये समझो। प्रेसिडेंट साहब को हमने कल उसी दिन लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि प्रेसिडेंट साहब इज सेरेमोनियल। हम हर चीज में इनको आगे कर देंगे जहां भी सेरेमनी की बात होगी। प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट के पास, लेकिन अब आगे पढ़ो, प्रेसिडेंट साहब क्या किसी को भी चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर बना देंगे? नहीं, ये उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे जिनकी पार्टी को मेजॉरिटी मिली है लोकसभा इलेक्शंस में। लोकसभा में 543 सीट्स हैं। इस 543 सीट्स में जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली है, उस पार्टी का जो लीडर है, जो कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट साहब सिर्फ और सिर्फ उसी को बना सकते हैं। क्योंकि समझो, ये जो मेजॉरिटी जिस पार्टी को मिली है, ये मेजॉरिटी किसने दिलवाई है? लोगों ने वोट देकर। तो प्रेसिडेंट साहब क्या लोगों के अगेंस्ट जा सकते हैं एक डेमोक्रेसी में? बिल्कुल नहीं। आप कोई भी हो, बट आप कॉन्स्टिट्यूशन तो वी द पीपल, ये कॉन्स्टिट्यूशन जिससे आपकी ऑफिस बनी है, ये तो हमने दिया अपने आप को ना। वी गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे, और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बनाया है और हमने आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। तो सबसे पहले तो पीपल है, पीपल की मर्जी की भाई एक्स पार्टी को मेजॉरिटी आए, एक्स पार्टी का लीडर है वाई, वाई को बनाओ प्राइम मिनिस्टर। हाँ, बनाने का काम हमने प्रेसिडेंट साहब को दिया है कि आपका काम है, ये आप सेरेमोनियल हैं, आप करें, ठीक है। तो प्रेसिडेंट साहब किसको करते हैं? जिस मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को बनाते हैं। लेकिन मान लो कुछ ऐसा हो जाए कभी कभी कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आए, ये भी हो सकता है ना। 543 सीट्स हैं, 100 आ जाए 5 पार्टीज को, और 5th पार्टी को 43 आ जाए, मेजॉरिटी तो किसी को नहीं आई। मेजॉरिटी मतलब क्या हुआ? 50% +1, ये तो किसी को नहीं आया, है ना। तो इस केस में प्रेसिडेंट साहब डिस्क्रिशन से अपने किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को बना देंगे प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उन प्राइम मिनिस्टर जिनको इन्होंने बना दिया, उनको किसी ना किसी तरीके से कुछ एक्स नंबर ऑफ डेज में अपनी मेजॉरिटी तो लानी ही पड़ेगी। अब वो कैसे भी लाएं, वो कोएलिशन करके लाएं, वो दूसरे पार्टीज को कन्विंस करें कि आप हमारा साथ दीजिए और हम बनाते हैं सरकार, वो कैसे भी लाएं, लेकिन मेजॉरिटी तो उनको लानी ही पड़ेगी। लेकिन उस समय जब तक ये कोई मेजॉरिटी नहीं है किसी को, उस टाइम पे किसी एक आदमी को अगर बनाना है तो वो प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट साहब अपने डिस्क्रिशन से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली वो किसको बनाते हैं? अब देखो, यहां तो मैंने एग्जांपल में सबको 100 दे दिया, लेकिन जनरली वो इसको बनाते हैं कि इन सब में से जिसको सबसे ज्यादा रहा ना, भले मेजॉरिटी नहीं आई हो, लेकिन किसी को तो हो सकता है ना कि इसको 130 हो, इसको 70 ही हो, इसको मान लो 90 हो, इसको मान लो 110 हो, इसको मान लो 50 हो, और इसको मान लो 103 हो। तो इन सब में से मान लो 130 इज द हाईएस्ट, तो 130 का जो लीडर है उसको बना देते हैं। तो जिसको लार्जेस्ट पार्टी है ना, जो उसको बना देते हैं, लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को बना देते हैं और बोलते हैं कि भाई सुनो, तुम हाउस में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करो, मतलब तुम एक वोट कराओ जिसमें लोग तुमको सपोर्ट कर रहे हो मेजॉरिटी, तभी होगा। ये बात हुई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वही बात है, हमने देखा कि पहले उसको पीएम बना देंगे और फिर बोलेंगे कि आप लोकसभा में एक रीजनेबल पीरियड के टाइम में अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर दीजिए। आप हमने 130 जिसको सीट्स आई थी उसके पार्टी को बना दिया पीएम। हमने बोला कि देखो इस पीरियड में तुम एक काम करो, तुम अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर लो कि तुम मेजॉरिटी ला सकते हो। कैसे प्रूव करोगे? तो ये बाकी 50 सीट वाली पार्टी थी, एक 90 सीट वाली पार्टी थी, एक 100 सीट वाली पार्टी थी, ये इनके अप्रोच करेंगे इनको कि आप जो है सो मुझे सपोर्ट कीजिए, आप मुझे सपोर्ट कीजिए और हम साथ में सरकार बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर मैं बनूंगा, आपके पार्टी के एक लीडर को मैं होम मिनिस्टर बना दूंगा, आपके पार्टी के इस लीडर को मैं डिफेंस मिनिस्टर बना दूंगा। तो ये पार्टीज को भी कौन सी सरकार मिल रही थी?
ये भी तो जीत नहीं रहे थे, लेकिन इनको लगा कि अगर हम इनको सपोर्ट करते हैं तो हमारे पार्टी से ये तो कम से कम आएंगे, तो ये सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करेंगे तो ये 130 प्लस 50 प्लस 90 प्लस 100 मिलके मेजोरिटी हो जाएगी, और फिर हो जाएगा कि ठीक है भाई, हमने प्रूव कर दिया कि हमारी मेजोरिटी है। ठीक है, तो ऐसे चलता है ये। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक चीज क्लैरिफाई कर दी थी कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो जरूरी नहीं है कि आप, देखो कैसे प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं जो 2024 में होने वाले हैं, ठीक है, उसमें जो भी 18 प्लस के लोग हैं वो किसको वोट देंगे, वो अपने एरिया के एमपीज को वोट देंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को। जिस भी पार्टी के एमपीज की मेजोरिटी आएगी उस पार्टी का लीडर बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर। लेकिन वोट तो हम एमपी को दे रहे हैं, इलेक्शंस लोकसभा के हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का ही हो। देखो, जीतो तुम लोकसभा ही, मेजोरिटी, पार्टी की मेजोरिटी तो लोकसभा में ही होनी चाहिए, लेकिन वो लीडर जो है, वो अगर जो लीडर है तुम्हारा, तुम किसी को बनाना चाहते हो अगर प्राइम मिनिस्टर, अगर वो लोकसभा में नहीं है तो तुम राज्यसभा से भी किसी इंसान को बना सकते हो। ठीक है, सीधी बात। अब हम बात करते हैं कि इसके आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए हम कि हाँ ऐसे भी बन सकता है, और ठीक है। अब एक चीज आता है टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हमने प्रेसिडेंट साहब का टर्म देखा था 5 इयर्स, हमने वाइस प्रेसिडेंट साहब का टर्म देखा 5 इयर्स, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का टर्म क्या होगा? तो प्राइम मिनिस्टर साहब का टर्म है फिक्स्ड नहीं है, इट इज नॉट फिक्स्ड। समझा रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि ये तो 5 साल है ही, बट इट इज नॉट फिक्स्ड। क्यों? ऐसा लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्राइम मिनिस्टर साहब होल्ड करते हैं ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर साहब की ऑफिस तब तक रहती है जब तक प्रेसिडेंट साहब का प्लेजर हो, जब तक प्रेसिडेंट साहब की मर्जी हो। फिर लगेगा कि भाई प्रेसिडेंट साहब तो सबसे पावरफुल, बट नहीं, ऐसा नहीं है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का कहीं ये मतलब नहीं है कि इनके पास मर्जी है कि ये जब चाहे हटा देंगे। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब है कि ये तभी हटा सकते हैं व्हेन द प्राइम मिनिस्टर लूजेज द मेजॉरिटी। कहां पे? इन लोकसभा। मान लो हम कह देते कि प्राइम मिनिस्टर, हमने पूछा कि टर्म क्या है, हमने बोला कि टर्म कुछ भी नहीं है, टर्म तब तक है जब तक इनकी मेजॉरिटी है लोकसभा में। हाँ, मेजॉरिटी है या नहीं है ये हम हर 5 साल पे इलेक्शन में चेक कर लेंगे। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी जी बने प्राइम मिनिस्टर, इनकी मेजॉरिटी थी बीजेपी की उस टाइम, ये 5 साल तक इनकी मेजॉरिटी रही। हो सकता है कि 2016 में किसी वजह से इनकी मेजॉरिटी चली जाती तो ये 2016 में भी हट जाते एज ए प्राइम मिनिस्टर। नहीं गई तो ये 2019 तक थे, फिर से नहीं गई तो ये 2024 तक हैं अब, लेकिन बीच में भी जा सकती है। जैसे कि आपको मैं एक चीज जगह पीछे ले सकता हूं, देखो ये जो फोटो है इसमें यहां पे देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सिमिलरली आप ये भी देखो, ये भी देखो। देखो ये 1998 से 2004 ऑनरेबल अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, 5 साल थे बिल्कुल, ये फुल टर्म इनका हुआ। ये 10 साल थे, यानी 2 बार जीत के आए, ये भी अब 10 साल हो गया इनको भी, ये भी 2 बार जीत के आए, इनके फुल टर्म हुए हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी के भी 5 इयर्स फुल टर्म हुआ है। लेकिन यहां देखो चरण सिंह जी 1979 के जुलाई 28 को बने और जनवरी 14 1980 को हट गए। वीपी सिंह जी दिसंबर 2 1989 को बने और नवंबर 10 1990 को हट गए। 1 साल भी नहीं हुआ, 6 महीने के आसपास हुआ ये तो। ये कैसे हट गए? क्योंकि इनकी मेजोरिटी 6 महीने में चली गई। इनको जो लोग सपोर्ट कर रहे थे कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए हम सपोर्ट करें, उन्होंने सपोर्ट वापस ले लिया। सिमिलरली अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार देखो, ओनली कितने 14 15 16 डेज की सरकार, 17 दिन की सरकार, 17 डेज ओनली, और 16 डेज टू बी प्रिसाइज। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे यही हुआ था, कोएलिशन पॉलिटिक्स है। कभी ये स्टोरी पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे ये 13 दिन की सरकार रही। एक बहुत फेमस स्पीच है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स ऑफ आवर टाइम्स। तो उस टाइम पे एक बहुत फेमस स्पीच है ऑन यूट्यूब, आप सुनना। तो 16 डेज में मेजोरिटी चली गई, और जहां नहीं गई वहां 10 साल 15 साल से भी ज्यादा। जवाहरलाल नेहरू जी, यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी तो 2 साल में, इसलिए बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इनका असैसिनेशन या डेथ हो गई थी, कंट्रोवर्शियल है। तो ये चीज है।
तो यही मैं यहां बात कर रहा था आपसे कि ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब हुआ कि जब तक इनकी मेजोरिटी है लोकसभा में तब तक ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, और जैसे ही ये लूज करेंगे कॉन्फिडेंस, मेजोरिटी, कॉन्फिडेंस का मतलब मेजोरिटी, तो प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले तो खुद ही रिजाइन कर दें, और नहीं रिजाइन कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट साहब उनको डिसमिस कर देंगे। इसीलिए कहा जा रहा है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन प्लेजर वो उनका इंडिविजुअल प्लेजर नहीं है, वो प्लेजर है किस चीज का? मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा का। तो ये बात है। दूसरी चीज है सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये जनरली हमने देखा था कि स्केड्यूल में होता है, बट इनके जो है ये पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है प्राइम मिनिस्टर की सैलरी, जो कि टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। पार्लियामेंट ने एक्ट बना रखा है, उस अकॉर्डिंग इनकी सैलरी मिलती है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, क्यों प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए हमें उनके फंक्शंस और रोल्स पढ़ने होंगे। तो जब हम रोल्स पढ़ेंगे तो हम अलग अलग डायमेंशन में पढ़ेंगे। जैसे हम ये पहला रोल जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कि प्रेसिडेंट के साथ उनके क्या रिलेशंस एंड रोल हैं। फिर हम देखेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ क्या रोल एंड रिलेशंस हैं, फिर पार्लियामेंट के साथ, फिर कैबिनेट के साथ, फिर एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, फिर प्लानिंग, फिर कैबिनेट कमेटीज के साथ, ऐसे ऐसे हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, प्रेसिडेंट साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब के क्या रिलेशंस हैं। पहली चीज देखो, प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं। ठीक है, दोनों एग्जीक्यूटिव हैं, ये सेरेमोनियल हैं और ये रियल हैं, ये थ्योरेटिकल हैं, ये रियल हैं। तो होता क्या है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के नीचे अलग अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ रहे हैं, ये अलग अलग काम कर रहे हैं, डिफेंस में, होम में, एजुकेशन में, फिर मान लो साइंस एंड टेक में, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इज द पर्सन जो कि इनके काम के बारे में प्रेसिडेंट साहब से कम्युनिकेट करेगा, बातचीत करेगा, बताएगा उन्हें कि हाँ हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब को ये सारे काम कौन बताएगा? क्या डिफेंस मिनिस्ट्री के काम डिफेंस मिनिस्टर जाके बताएंगे? देखो ऐसे तो बता सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली प्राइम मिनिस्टर इज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आर्टिकल 78 में दिया है, और ऐसे करके दिया है कि ये एक प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होगी, उनकी ऑब्लिगेशन है कि वो प्रेसिडेंट साहब से सारे डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं उनके गवर्नमेंट के द्वारा वो बताएं, वो ऐसे इंफॉर्मेशन उनको दें जो जरूरी है देश को चलाने के लिए। वो प्राइम मिनिस्टर साहब करना प्राइम मिनिस्टर साहब को है, बस इनकी ड्यूटी है कि ये चीजें आप बताएं प्रेसिडेंट साहब को। आप मान लो कल को कोई एक नया कानून ला रहे हो, वो कानून लाने, वो जो आप लाना चाह रहे हो, ये डिसीजन आप जाकर के प्रेसिडेंट साहब को बताओ कि हम ऐसे ऐसे सोच रहे हैं, हम ये प्रपोजल लेना चाह रहे हैं कानून लाने का, आप उनको बताओ। तो ये ड्यूटी है किनकी? प्राइम मिनिस्टर साहब की। दूसरा चीज क्या है, ये तो हो गया प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट। अब है उल्टा, प्रेसिडेंट साहब से प्राइम मिनिस्टर साहब। इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट साहब को अगर लगता है, मान लो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया उनको कि हम ना डिफेंस में ये कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब को अगर लगता है कि देखो ये जो काम है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो काम है ये सिर्फ डिफेंस का काम है, इस वजह से डिफेंस मिनिस्ट्री कर रही होगी पक्का, मुझे लगता है कि इस काम में तुम्हें होम मिनिस्ट्री और साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। तो प्रेसिडेंट साहब जो है ना, उनको अगर लगेगा कि कोई एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे कि डिफेंस, कोई एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई डिसीजन ले रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट साहब की नजर में वो डिसीजन पूरे काउंसिल को लेना चाहिए या किसी और भी मिनिस्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो वो चीज ये प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलेंगे और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब इसको करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, यही एडवाइस देते हैं, बाइंडिंग एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट साहब को कि आप मिस्टर एक्स को होम मिनिस्टर बनाइए, मिस्टर पी को आप एजुकेशन मिनिस्टर बनाइए, और ये बाइंडिंग एडवाइस है। यानी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इज द आर्किटेक्ट ऑफ द काउंसिल। ये पूरे काउंसिल, ये जो होम मिनिस्टर हैं, ये जो एजुकेशन मिनिस्टर, इनको बनाया किसने? प्राइम मिनिस्टर साहब ने। रियल में ऐसे तो प्रेसिडेंट साहब ने अपॉइंट किया, लेकिन उनको किसने बाइंडिंग एडवाइस दी करने के लिए? प्राइम मिनिस्टर साहब ने। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर चाहें तो काउंसिल को बना सकते हैं और हटा भी सकते हैं।
अगर इन प्राइम मिनिस्टर साहब ही सेम बाइंडिंग एडवाइस दें प्रेसिडेंट साहब को कि मैं चाहता हूं कि आप मिस्टर एक्स को होम मिनिस्ट्री से हटा दीजिए, तो प्रेसिडेंट साहब वो भी करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्रिएट भी करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट पावरफुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ क्या रोल है, हम अब ये देख लेते हैं। सबसे पहली चीज ये देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब ही, यही मैंने अभी बताया आपको कि प्रेसिडेंट साहब को यही प्राइम मिनिस्टर साहब ही बताते हैं कि किसको आप अपॉइंट करो कौन से मिनिस्ट्री में, कि आप इनको होम मिनिस्टर बना दो, इनको डिफेंस बना दो, इनको एजुकेशन बना दो, इनको सिविल एविएशन बना दो। प्रेसिडेंट साहब सिर्फ उन्हीं लोगों को बना सकते हैं मिनिस्टर्स जिनका नाम प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिए हैं। अब कल को आपने सुना होगा कि मिनिस्टर अभी जो हैं, सो मान लो कोई मिनिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स वो है मिनिस्टर, है ना। कल को मिस्टर वाई एक मिनिस्ट्री ए हेड कर रहे हैं और मिस्टर वाई मिनिस्ट्री बी हेड कर रहे हैं। कल को प्राइम मिनिस्टर को मन करता है, वो बोलते हैं कि चलो एक्स अब तुम मिनिस्ट्री बी हेड करो और वाई तुम मिनिस्ट्री एक्स हेड करो, ए हेड करो, शफल कर दिया, कर सकते हैं। कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर साहब। तो आज के दिन में जैसे कि अभी ऑनरेबल किरेन रिजिजू जी, ये लॉ मिनिस्टर थे, है ना, शफल कर दिया, अब ये नहीं है। आई गेस अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, शफल कर दिया। किन्होंने किया? प्राइम मिनिस्टर ने। अगर ये किसी मिनिस्टर के काम से खुश नहीं है तो ये उनको बोल सकते हैं कि आप रिजाइन कर दीजिए इस पोस्ट से, आप हट जाइए, या उनको हटा सकते हैं एक तरीके से। ये प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि आप इनको हटा दीजिए, ये भी होता है। कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। तो एक तरीके से आपको समझ में आ रहा था जो हमने पहले बात करी थी, फर्स्ट अमंग इक्वल्स प्राइमस इंटर पेरिस, ऐसा कुछ है नहीं। अरे ये कौन सा इक्वल हुआ जो खुद ही उनको क्रिएट भी कर रहा है, हटा भी रहा है और उनको रिशफल भी कर दे रहा है, सब कुछ कर दे रहा है उनके साथ। ये कैसा इक्वल हुआ? ये नहीं हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इज ऑफ कोर्स अबव, ही इज द सन, प्राइम मिनिस्टर इज द सन एंड अदर मिनिस्टर्स आर लाइक प्लैनेट्स, वो रिवॉल्व कर रहे हैं इनके चारों तरफ। तो इट इज नॉट फर्स्ट अमंग इक्वल्स, है ना। सिमिलरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होते हैं उसके प्रेसिडेंट होते हैं, ये प्रिसाइड करते हैं, यही गाइड करते हैं पूरे काउंसिल को, ये डायरेक्ट करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं, ये कोऑर्डिनेट कराते हैं उनके सारे काम कि आप लोग एक साथ काम करें, इस चीज में मैं चाहता हूं आप इस तरीके से काम करें, आप जो काम करेंगे वो मैं सुपरवाइज करूंगा, मैं ऐसे कह रहा हूं, मैं ऐसे चाह रहा हूं। ये सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर साहब कराते हैं। और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब, मान लो प्राइम मिनिस्टर साहब की मेजॉरिटी अगर चली गई लोकसभा में और प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिजाइन किया, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था उस टाइम रिजाइन, उनके रिजाइन करते ही पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही रिजाइन कर देती है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही। तो ये भी बहुत पावरफुल बना देता है इस पोस्ट को। अब आगे बढ़ते हैं कि पार्लियामेंट से रिलेटेड इनके क्या क्या रोल्स हैं। पहले तो ही इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस, ये लीडर हैं ऑफ लोअर हाउस। लोअर हाउस मतलब लोकसभा। लेकिन अभी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी हो सकते हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब मान लो राज्यसभा से हैं, जैसे कि मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के मेंबर थे प्राइम मिनिस्टर जब थे, तो अगर ये राज्यसभा के हैं तो ही इज द लीडर ऑफ द अपर हाउस उस टाइम पे। लेकिन इनको लोअर हाउस में भी, लोकसभा में भी एक लीडर अपॉइंट करके इनको रखना पड़ता, वो कोई दूसरे मिनिस्टर होते। तो ऐसे होता है। यही प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस देते हैं कि आप जो सेशन है ना, अलग अलग सेशन होता है, उसको बुलाओ या उसको अब खत्म करो। प्रेसिडेंट साहब अपनी मर्जी से समन नहीं देते हाउस को, सेशन को आने के। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पार्लियामेंट चैप्टर में कैसे होता है ये। बट अभी यही है कि ये एडवाइस भी प्रेसिडेंट साहब को कौन दे रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे हैं। जैसे कि 2024 में इलेक्शंस हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इलेक्शंस हैं। 2024 के इलेक्शंस में, इलेक्शन से जस्ट पहले जो हमारा लोकसभा है, लोकसभा में ये 543 मेंबर्स हैं। अब ये 543 मेंबर्स, लोकसभा का इलेक्शन है तो इन सब का इलेक्शन होगा।
अब ये सबका इलेक्शन होगा, यानी ये अब इनका 5 साल अब खत्म होने वाला है, तो इनके 5 साल के खत्म होने को बोलते हैं डिसोल्यूशन, यानी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, डिसोल्यूशन हो जाता है लोकसभा का, कि ये 543 मेंबर्स का टर्म अब खत्म होता है, अब फिर से इलेक्शन होगा और देखते हैं कौन जीत के आता है। तो ये कब हाउस को डिसॉल्व करना है कि हाँ अब इलेक्शन आने वाला है, हाउस डिसॉल्व कर दिया जाए, प्रेसिडेंट साहब बताएंगे। प्रेसिडेंट साहब को कौन बताएगा? प्राइम मिनिस्टर साहब बताएंगे। कोई पॉलिसी है सरकार की, कोई कानून सरकार ला रही है, तो उसको वहां पे हाउस में यही एक्सप्लेन करते हैं, यही आके बताएंगे, इन्हीं का काम है। ये अपना काम किसी और को भी दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली काम इन्हीं का है, ये अथॉरिटी इन्हीं की है, ठीक है। फिर कैबिनेट, कैबिनेट का मतलब क्या होता है? देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना बड़ा टर्म है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये सारे मिनिस्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, सारे मिनिस्टर्स। इसका एक छोटा सा ग्रुप है कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ये सारे मिनिस्टर्स हैं, और ये जो कैबिनेट है ना छोटा सा, इसमें 4-5 मिनिस्टर्स हैं इंपॉर्टेंट वाले। तो ये कैबिनेट मतलब ये सबसे छोटा सा ऐसा ग्रुप जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ऑफ कोर्स, और ये छोटा 4-5-6 लोगों का ग्रुप जो मिनिस्टर्स हैं लेकिन बहुत पावरफुल मिनिस्टर्स हैं, उसको बोलते हैं कैबिनेट। तो कैबिनेट के साथ क्या है? वही पोर्टफोलियोज ये एलोकेट करेंगे। डिफेंस हैं, अब जैसे कि पिछले इलेक्शन में राजनाथ सिंह जी के पास होम मिनिस्ट्री थी, है ना, आज के दिन में राजनाथ सिंह जी के पास डिफेंस मिनिस्ट्री है। किसका डिसीजन था ये? प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि उनके पास है कि ये कैबिनेट को एलोकेट करेंगे पोर्टफोलियोज, कि आप कौन से लो, आप पोर्टफोलियो होम पोर्टफोलियो लो या डिफेंस पोर्टफोलियो लो। कैबिनेट की मीटिंग बुलानी है, कौन बुलाएगा? प्राइम मिनिस्टर साहब। उनकी मर्जी है, वो किसी से कंसल्ट करेंगे इस चीज के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब की मर्जी है। एक्सटर्नल अफेयर्स में भी आप जानते ही हो, आज के टाइम में तो और जियोपॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, हम देख रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर्स में कितना रोल होता है। ये तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर, जो भी प्राइम मिनिस्टर रहते हैं उनका पर्सनल ये डोमेन होता है, ठीक है। वो अलग अलग इंटरनेशनल कम्युनिटीज में जाके रिप्रेजेंट करना नेशन को, वहां जाकर के इंडिया के पॉलिसीज को ग्लोरीफाई करना, बताना, वहां के डायस्पोरा को, जो इंडियन लोग रह रहे हैं बाहर में उनको डायस्पोरा कहते हैं, तो उनको एड्रेस करना, अपनी फॉरेन पॉलिसी को शेप करना, ये सारा रोल जो है सो प्राइम मिनिस्टर के पास है। आप देखते हैं हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज वेरी एक्टिव इन दिस, ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस, ये डोमेन उनका बिल्कुल पर्सनल है। सिमिलरली हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे ऑनरेबल जवाहरलाल नेहरू जी, उनका भी सेम था, उनका भी बहुत पर्सनल डोमेन था ये एक्सटर्नल अफेयर्स। ही वाज आल्सो अ ग्लोबल लीडर, तो ये भी है बहुत। ही इज आल्सो द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ, बिकॉज एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करके है, जो भी डिजास्टर्स होते हैं, आपदा होती हैं, उसको ये मैनेज करती है, उसको ये मिटिगेट करती है, रिहेबिलिटेट कराती है लोगों को, उसको ठीक करती है। तो उसके जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, यानी ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ, ये मैनेज करते हैं क्राइसिस। सिमिलरली आपने सुना था वो भी, जैसे पीएम केयर्स फंड आया था कोविड के टाइम पे, जिसमें लोग डोनेट करते थे, हु वाज द हेड ऑफ द पीएम केयर्स फंड? ऑफ कोर्स पीएम, बिकॉज ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ, कोविड वाज अ क्राइसिस। कुछ कैबिनेट की कमिटीज होती हैं, ठीक है, कैबिनेट कमिटीज वही होती हैं कि अलग अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो उन कैबिनेट की कमिटीज को हेड करते हैं, ताकि कोई डिसीजन लिया जाए, जैसे पॉलिटिकल अफेयर्स पे हो गया, इकोनॉमिक अफेयर्स पे हो गया, अलग अलग चीजों पे होता है। तो उन कमिटीज को हेड कौन करता है? तो अलग अलग मिनिस्टर्स हेड करते हैं, लेकिन 3 ऐसी कमिटीज हैं सबसे इंपॉर्टेंट जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब हेड करते हैं। सबसे पॉलिटिकल अफेयर्स की जितनी जो कैबिनेट कमिटी है, ये तो सुपर कैबिनेट इसको बोलते हैं, इसमें सबसे सबसे पावरफुल कुछ मेंबर्स हैं। कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इसके हेड प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो ये बात है, तो ये सारे रूल्स हैं, ठीक है। अब एक क्लास में मैंने ऐसी लिस्ट आपको दे दिया है, ऐसे ही फैक्ट के लिए आप पढ़ लेना, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट यस। ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स जो पहले चीफ मिनिस्टर्स थे,
ऑफ कोर्स हमारे प्रेजेंट गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। सिमिलरली मोरारजी देसाई जी, चरण सिंह जी, पी सिंह, वी नरसिम्हा राव, डी देवेगौड़ा, नरेंद्र मोदी जी, ये सारे लोग जो हैं सो चीफ मिनिस्टर थे पहले। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये है बात प्राइम मिनिस्टर साहब की। एक मैं आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में छोटी सी चीज समझा देता हूं बहुत जल्दी से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में इतना ही है जो हमने देखा कि हाँ ये अलग अलग होते हैं, इनके पास अपने अपने डोमेन का काम होता है। इलेक्शन उसी तरह से, अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर के कहने पे होता है, रिमूवल भी वैसे ही, पोर्टफोलियो भी प्राइम मिनिस्टर के कहने पे होता है। और करता कौन है? सेरेमोनियली प्रेसिडेंट साहब। उनका क्या होता है ना कि उनके पास एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ना की है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द की। कहने का मतलब ये होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, ये सारे मिनिस्टर्स जैसे डिफेंस, होम, फाइनेंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना, ये सारे मिनिस्टर्स जो है ना, दे सिंक एंड स्विम टुगेदर। ये आपस में इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं हो सकते, नहीं होने हैं, ये रूल ही नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। दे आर टुगेदर, दे हैव टू बी टुगेदर, दे सिंक एंड स्विम टुगेदर। अगर इनके पूरे सरकार की मेजॉरिटी गई तो ये सारे ही गए, अगर ये हैं तो ये सारे ही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा नहीं डिफेंस मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या आती है ना कि जो की स्टोन है, मैंने हमेशा बार बार बोला आपको रहा है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, ये की है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन मिनिस्टर्स की। यानी ये सारे मिनिस्टर्स पूरे लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इनके सारे डिसीजंस लोकसभा में, बाहर में इनको जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर करके आने हैं पहले ही, लेकिन जब ये लोकसभा में होंगे तो ये पूरे लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर ये जैसे कि लोकसभा के जो बाकी मेंबर्स हैं, सिर्फ लोकसभा में, ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्यसभा में नहीं है, सिर्फ लोकसभा में, ओनली लोअर हाउस। जब ये लोकसभा में होंगे, बाकी मेंबर्स यानी ऑपोजिशन पार्टीज अगर क्वेश्चन करेंगी तो ध्यान रहे ये पूरा कलेक्टिव होगा। अगर किसी चीज, कोई होम मिनिस्ट्री के डिसीजन को किया जा रहा है क्वेश्चन, तो क्या एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा नहीं होगा वो बोलेगा कि हाँ मैं ऑपोजिशन के साथ हूं और होम मिनिस्ट्री ने गलत किया? नहीं, दिस इज नॉट द कन्वेंशन। वहां पे ये सारे मिनिस्टर्स दे आर कलेक्टिव। ठीक है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का यही मतलब हुआ कि दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, दे आर वन व्हेन दे आर इन द लोअर हाउस। ये एक हैं। ठीक है, ये अलग अलग मिनिस्टर्स बाहर में हैं लेकिन अंदर में दे आर वन। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। अगर पार्लियामेंट को ऐसा लगा, लोकसभा को ऐसा लगा कि ये सही से काम नहीं कर रहे और इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आया कि हमें इस सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसके पास मेजॉरिटी है, हम चाहते हैं कि एक टेस्ट हो, वोटिंग हो कि इनके साथ कौन कौन है, अगर वोटिंग में ये फेल होते हैं तो इनको रिजाइन करना पड़ेगा। तो अगर ये हम पार्लियामेंट चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होता है, ये टूल्स हैं जिससे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। तो अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, और आने का जो कारण है मे भी वो हो सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री की कोई गलती हो या एजुकेशन मिनिस्ट्री की कोई गलती हो, लेकिन अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो वो नो कॉन्फिडेंस सिर्फ फाइनेंस या एजुकेशन मिनिस्ट्री के अगेंस्ट नहीं आएगा, वो पूरे कैबिनेट के अगेंस्ट आएगा, वो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट आएगा। यानी ये सारे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं लोअर हाउस के लिए। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का। साथ साथ ये इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल है, नो डाउट, इनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर किसी इशू पे होम मिनिस्ट्री से बात होती है तो होम मिनिस्ट्री से सवाल उठेगा, बिल्कुल उठेगा, होम मिनिस्ट्री से ही क्वेश्चन उठेगा, वो डिफेंस मिनिस्ट्री से नहीं उठेगा। लेकिन अगर उस सवाल उठने के अगेंस्ट में या उस सवाल उठने के वजह से सरकार पे, पूरे सरकार पे क्वेश्चन आ रहा है और नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो वो नो कॉन्फिडेंस सिर्फ होम मिनिस्ट्री पे नहीं आएगा, वो कलेक्टिवली आएगा।
आप इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए, बिल्कुल आप इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी रखिए, आप हमेशा होम मिनिस्ट्री को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, सबको ट्रैक पे रखिए, पूछिए, यही तो हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है। जितना किसी को क्रिटिसिज्म होगा, जितना ज्यादा क्वेश्चनिंग होगा, उतना ज्यादा सामने वाला प्रिपेयर्ड रहेगा। अगर आपको पता है कि एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन आने वाले हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, आप ज्यादा प्रिपेयर करते हैं। तो इसी तरह से अगर सरकार को ये पता रहेगा कि ऑपोजिशन क्वेश्चन पूछेगा, ऑपोजिशन हमारा हर चीज ट्रैक कर रहा है, तो सरकार की भी प्रिपरेशन अच्छी होगी। और इन सब से सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? वी द पीपल। तो ये बात थी प्राइम मिनिस्टर चैप्टर की, हमने उनकी इंपॉर्टेंस वगैरह सारी देख ली। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहां भी एक्सप्लेन करने का कंसेप्ट था मैंने ट्राई किया है कि मैं एक्सप्लेन करूं। अब आप बस, आपका वही काम है कि आप ये सारे चैप्टर जो है वीडियो के बाद पढ़ते जाइए। जब भी बाद में रिवीजन में कोई दिक्कत हो, वीडियो को 1.25 या 1.5x पे दोबारा देख के और बस अपना रीड करना है और फिर रिवाइज करना है, बस यही है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अगले क्लास से पार्लियामेंट। बहुत बड़ा चैप्टर है, शायद पूरे पॉलिटी का सबसे बड़ा चैप्टर है वॉल्यूम वाइज। तो हम एक वीडियो में तो ऑफ कोर्स नहीं कर पाएंगे, मे बी 2 या छोटी सी एक तीसरी वीडियो भी बनानी पड़े। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं उसको, बट अगले क्लास से हम पार्लियामेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम लेजिस्लेचर शुरू करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।